इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वू किंगयू एल्डर डू को सब कुछ अपना रिपोर्ट दे रहा था और उसने जो भी लू अलायंस में देखा था वो बता रहा था। और वो बोलता है एल्डर डू, हमें जूफेन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला है, लेकिन लू अलायंस जो कि उसका टियानो एम्पायर में घर था, उसने अब बहुत सारे क्लैंस को इकट्ठा कर लिया है और उसने लू अलायंस को बनाया है और उनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज है और वो इतनी तेज है कि एक छोटा सा नेशन ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। और लू अलायंस धीरे धीरे एक टॉप एम्पायर बनने की तरफ बढ़ रहा है। तो एल्डर डू बोलते हैं मुझे लू अलायंस के बारे में पता है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितनी फास्ट है और कितनी तेज ग्रो करती है, लेकिन इसमें अभी इतनी पावर नहीं है कि वो वेस्टरलैंड्स के सबसे वीकेस्ट सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकें। और अगर डिस्ट्रॉय कर भी सकें तो बिना किसी आवाज़ के, शोर शराबे के। और वो ऐसा भी नहीं कर सकते कि वहाँ पर एक भी इंसान जिंदा ना बचे, सिर्फ एक एब्सोल्यूट पावर ही ऐसा कर सकता है। और लू अलायंस ऐसा बनने में अभी बहुत ही पीछे है। और लू अलायंस के पास मोटिव तो है, लेकिन उनके पास पावर नहीं है जिससे कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अब वो किंगयू बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई है जिसके पास ऐसी पावर हो सकती है। एल्डर डू की बात सुनकर वो किंगयू हिचकिचाने लगता है और बोलता है वेल, ऐसा कोई एक है। तो एल्डर डू बोलता है वो किंगयू, तुम हमेशा हर समय शांत रहते हो और हर चीज़ को लेकर चलते हो, लेकिन इस बार तुम इतने रिलैक्स्ड क्यों हो? बताओ कि तुम्हें क्या पता चला है। तो किंगयू बोलता है एल्डर डू, क्या आपने कभी डेविल माउंटेन और ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़ के बारे में सुना है? तो एल्डर डू भी शौक हो जाता है और वो पूछता है कि ये कौन हो सकता है और ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़ कौन है। और एल्डर डू को हिचकिचाते हुए देखकर वो किंगयू बोलता है मुझे भी पता चल गया कि ये आपको भी नहीं पता है। तो एल्डर डू बोलता है तुम्हें लग रहा है कि मैं इस वेस्टरलैंड्स के, जो कि इतना बड़ा है, उनमें से सभी का नाम याद रख पाऊंगा? और तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं किसी नोबडी का नाम याद रखूं? मतलब कि ये एल्डर डू जूफेन के मास्टर 9 सेरेनिटीज़ को नोबडी बोल रहा है। तो वो किंगयू बोलता है अगर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़, अगर कोई वो नोबडी होता, तब वो डबल ड्रैगन गैदरिंग के बेस्ट डिसाइपल जूफेन का मास्टर कैसे हो सकता है? और जूफेन का मास्टर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़ है, जो कि डेविल माउंटेन से आया है। और तो और वेस्टरलैंड्स के फ्यूचर बेस्ट डिसाइपल का मास्टर कोई ऐसा वैसा नोबडी नहीं हो सकता है। तो एल्डर डू भी ये सारी चीज़ें सुनकर शौक हो जाता है और वो पूछता है क्या तुम बोल रहे हो कि उसने जूफेन को सिखाया है? और क्योंकि जूफेन हमेशा से ही ऐसे स्किल्स को दिखाता है जो कि हमेशा रिमार्केबल रहते हैं और उसकी सारी स्किल्स बहुत ज़्यादा अजीब भी हैं और वो कुछ ऐसा है जिसको कि वेस्टरलैंड्स ने कभी भी नहीं देखा है, तब जूफेन का मास्टर भी एक मॉन्स्टर जैसा होगा। लेकिन जो तुम उसका नाम बता रहे हो और वो लोकेशन, लेकिन जैसे ही एल्डर डूस के आगे बोलने वाला था वैसे ही एक दूसरी टीम आ जाती है जिसमें कि यानमो और जूफेन का वो नीले बालों वाला पुराना दोस्त था और उन सभी को लीड कर रहा था वो एक एल्डर था। और वो बोलता है आखिर वो किस तरह का रेडिकुलस पावर था जिसको कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट के अटैकर्स ने यूज किया। ये बहुत ही ज्यादा उलझन भरा था और यहाँ तक कि बीस्ट टेमिंग सेक्ट में भी एक भी ट्रेसेस नहीं बचे हैं और पूरे क्वेनलुंग एम्पायर में भी किसी को कुछ भी नहीं पता है कि वहाँ पर क्या हुआ है। और इम्पीरियल कैपिटल ने अपने ढेर सारे मेंबर्स को खो दिया, वो भी रातों रात, और वहाँ पर कोई इतना समझदार भी नहीं था। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और वहाँ के जो डिसाइपल्स अभी अभी आते हैं वो एल्डर डू को ग्रीटिंग्स भी देते हैं और फिर वो किंगयू यानमो से पूछता है वहाँ की सारी चीज़ें कैसे गई हैं। तो यानमो बताता है वो सभी बस वेस्ट ऑफ टाइम थी, कल्प्रिट ने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा है। अब तो मुझे सच में लगने लगा है कि ये सारा काम वेस्टरलैंड्स का नहीं है, किसी आउटसाइडर ने ऐसा किया है। और जो अभी अभी एल्डर आया था वो एल्डर डू से पूछता है ओल्ड डू, तुम ऐसे ही क्या अपने आप से बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझे हेलो भी नहीं बोल सकते हो? लेकिन एल्डर डू ऐसा कुछ भी नहीं करता है और वो सीधे पॉइंट पर आता है और वो पूछता है ओल्ड यू, क्या तुमने कभी डेविल माउंटेन और एक ऐसे एक्सपर्ट जो कि अपने आप को ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़ बुलाता है, क्या तुमने कभी उनके बारे में सुना है? और तुम इतने सालों से वेस्टरलैंड्स में घूम भी रहे हो, तब तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। तो लॉर्ड यू बोलता है तुम्हें ऐसा टॉन्टिंग टाइटल कहाँ से सुन लिया? कोई भी जो अपने आप को ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़ बुलाता है उसको मरना ही पड़ता है और सिर्फ इनविंसिबल स्वॉर्ड ही अपने आप को इस टाइटल से बुलाता है। और तो और वो इतना पावरफुल है कि इस धरती पर उसे कोई भी हरा नहीं सकता है।
ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज भी बिल्कुल वैसा ही साउंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी पीक जेनेसिस स्टेज पर होगा। तो एल्डर 2 बोलता है हाँ, और अगर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज इतना पावरफुल है तब वो वेस्टरलैंड्स के ऊपर एक कैलेमिटी की तरह बरसने वाला है, और अब हम इस मामले में और भी ज़्यादा अंदर नहीं घुस सकते हैं। हमें अपना बेस्ट देना होगा जिससे कि हम इससे दूर ही रह सकें। तो एल्डर यू पूछता है आखिर ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज है कौन, और क्या तुमने कभी इसको गुस्सा दिला दिया था क्या? तो एल्डर 2 बताता है कि मैं ना उसके लुक्स को जानता हूँ और ना उसकी कल्टीवेशन को, तो मैं उसको गुस्सा कैसे दिला सकता हूँ। लेकिन शायद डीमन स्किमिंग सेक्ट और दूसरे सेक्ट ने उसे गुस्सा जरूर दिला दिया है, जिससे कि उन्होंने अपना डिस्ट्रक्शन खुद से पाया है। और ये सभी ऐसा बोल रहे हैं कि ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज जो कि डेविल माउंटेन से आया है वो जूफेन का मास्टर है। तो एल्डर 2 बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम मुझे बता रहे हो कि उसके मास्टर ने इन सारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ अपने डिसाइपल के रिवेंज के लिए? आखिर ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज है कौन और ये कितना स्ट्रांग है? और मुझे तो कोई वेस्टरलैंड्स में याद नहीं है जो कि ऐसा कर सकता है। और तो और पूरी दुनिया में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनके पास ये टाइटल है। तो एल्डर 2 बोलता है मुझे ये पता है, लेकिन अपने आप को ऐसा बुलाना वो कोई पुशओवर नहीं हो सकता है, और तुमने तो ये खुद से कहा है। ऐसे टॉन्टिंग टाइटल को यूज करने के लिए ऐसी पावर भी होनी चाहिए जिससे कि हम उस टाइटल को होल्ड कर सकें। लेकिन इन सभी से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो जूफेन का मास्टर है, और अगर डिसाइपल इतना बड़ा मॉन्स्टर हो सकता है तब उसका मास्टर क्या होगा? तो एल्डर यू बोलता है तब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये बिल्कुल क्लासिक रिवेंज केस की तरह है जहाँ पर डिसाइपल मर जाता है और मास्टर अपना रिवेंज लेता है, लेकिन यहाँ पर मास्टर ने सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके रिवेंज लिया है। और डीमन स्किमिंग सेक्ट, मिस्टिकल हेवन सेक्ट और बीस्ट टेमिंग सेक्ट का तो काम हो गया। इसका मतलब है कि अगला सेक्ट है हेवन ट्रेलिंग सेक्ट, और एल्डर 2 और एल्डर यू वो दोनों साथ में हेवन ट्रेलिंग सेक्ट बोलते हैं। और फिर एल्डर 2 बोलता है लेकिन हेवन ट्रेलिंग सेक्ट लोअर 3 सेक्ट की तरह नहीं है, इसके पास लगभग डजन सोल हार्मोनी एक्सपर्ट्स हैं। और तो और उस सेक्ट के अंदर हेवन ट्रेलिंग स्वॉर्ड भी है जिसके पास हेवन रीचिंग स्वॉर्ड की स्किल है, और ये हाई वेनरेबल की बात कर रहा है। और फिर वो आगे बोलता है हेवन रीचिंग स्वॉर्ड को हराना ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो एल्डर यू बोलता है लेकिन अगर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़ अगर जेनेसिस स्टेज में है जैसा कि हमने सोचा था तब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो लोग ऐसा बोल ही रहे थे कि तीसरी इन्वेस्टिगेशन टीम आती है जिसमें कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट वाली लड़की थी, और वो बोलती है कि हम अभी अभी हेवन ट्रेलिंग सेक्ट में गए थे और हमें पता चला है कि पूरा सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, बिल्कुल दूसरे सेक्ट की तरह। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो तुरंत ही वहाँ से उड़ जाते हैं। और हवे में एल्डर यू बोलता है ओल्ड डू अगर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़ को रिवेंज चाहिए तब इसका मतलब ये हुआ कि अगला उसका टारगेट होगा यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट। लेकिन यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट एक सुपीरियर 3 सेक्ट है, और येलिन वुकिंग यू भी उन सभी के साथ में आए थे। और फिर वुकिंग यू बोलता है लेकिन उस सेक्ट में ढेर सारे जेनेसिस स्टेज के कल्टिवेटर्स हैं और वो सभी मिडिल 3 सेक्ट या फिर लोअर 3 सेक्ट की तरह नहीं है, और मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि एक सुपीरियर 3 सेक्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है बिल्कुल दूसरे सेक्ट्स की तरह। तो एल्डर डू बोलता है बच्चे तुम अभी भी छोटे हो और तुमने तो अभी ट्रू एक्सपर्ट्स की पावर देखी ही कहाँ है। तुमने डैन किंगसन के बारे में ज़रूर सही सुना होगा जिसने कि 10 सेक्ट्स पर कहर मचा दिया था। तुम्हें लग रहा है कि वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो एक सुपीरियर 3 सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सके? ये तो वेस्टरलैंड्स के रूल्स ने उसे रोक दिया, और तो और वो वेस्टरलैंड्स का खुद एक पार्ट था। लेकिन ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़ ये अपने डिसाइपल के रिवेंज लेने के लिए एक एक सोल को ख़त्म करने के लिए तैयार है। और अगर हम उसे डैन किंगसन के स्ट्रेंथ के सामने कंपेयर भी करें तब छोटा सा यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट उन मास्टर्स के आगे टिक भी नहीं सकता है। और तो और एक ट्रू और अल्टीमेट पावर के आगे एक सेक्ट कुछ भी नहीं है, और यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट उस जेनेसिस स्टेज के मास्टर के आगे भी टिक नहीं पाएगा और उसके पैरों तले कुचला जाएगा। और इतना सब सुनने के बाद वो किंग यू शांत हो जाता है। और फिर यानमो पूछता है एल्डर यू क्योंकि ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़ इतना स्ट्रांग है कि वो एक सुपीरियर 3 सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सभी स्मॉल फ्राइज हैं? तो एल्डर यू बोलता है नहीं, हम डबल ड्रैगन मैनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे पास ये पावर है कि हम वेस्टरलैंड्स के पूरी फोर्सेस को भी मूव कर सकते हैं अपने अथॉरिटी के साथ।
और जब तक वो ऐसा नहीं है कि वो अब रिवेंज के लिए मर भी सकता है, तब तक हम अपने नाम का यूज करके उससे बात कर सकते हैं। और कोई भी नहीं चाहता है कि वो वेस्टरलैंड्स का पब्लिक एनिमी बने, और ऐसा वो ओल्ड किंगसन भी नहीं कर सकता है। तो यानमो पूछता है लेकिन तब क्या अगर वो रिवेंज के लिए डेड सेट है? इसका मतलब ये हुआ कि वो रिवेंज के लिए मर भी सकता है। तो एल्डर यू बोलता है वेल तब वो सेकंड इनविंसिबल स्वॉर्ड की तरह हो जाएगा। और हमें ये नहीं पता है कि इनविंसिबल स्वॉर्ड ने वेस्टरलैंड्स या फिर दूसरे लैंड्स में क्या किया है, बस हमें ये बताया गया है कि वो इस धरती का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मैं सेक्रेट डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेक्रेट डोमेन के नीचे वाली डोमेन मतलब कि ये वाली। और इनविंसिबल स्वॉर्ड वो सेंट्रल लैंड में रहता है। और मुझे लग रहा है कि ये सारे लोग एल्डर डू, एल्डर यू और उनके साथ डिसाइपल्स ये सभी यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट में जा रहे हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।